हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के सवाल 2023 के पेपर में जो पूछे गए थे। टॉपिक आज का हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और आज के जो हमारे सवाल रहेंगे, डिस्कशन रहेगा, वो आरपीएससी एबीएसटी के लिए तो रेलिवेंट है ही। इसके अलावा अगर आप किसी और पीएचडी कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी रेलिवेंट रहेगा। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, एवर स्टडी क्लासेस ने आरपीएससी एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है अभी लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, X and Y were partners sharing profits losses as 2:1. They admit Z as a new partner, giving him 1/5 share of the future profits. What should be the new profit sharing ratio? तो अब 1/5 जो है Z लेकर जा रहा है, बाकी 4/5 बचा हुआ है, और 4/5 को X और Y अपनी पुरानी रेशो में शेयर कर लेंगे। तो X के पास 4/5 का 2/3 जाएगा, यानी कि ये आपका 8/15 हो गया, और y के पास 4/5 का 1/3 जाएगा, यानी कि 4/15 इसके पास जाएगा। और z का शेयर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1/5 है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 3/15। तो रेशो बन गई 8:4:3 की, और करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल लीजिए, ABC Limited is a financial company which receives dividend of rupees 50,000 on its investment in other companies' shares. This dividend is classified under. अब आपको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी में आप इस डिविडेंड को डालोगे। अब क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये फाइनेंशियल कंपनी के लिए जो डिविडेंड इसे मिल रहा है एक नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट होगा, और इसीलिए हम इसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में डालेंगे। आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों यहां पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी यहां पे हमारे पास सवाल है, इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट। तो कौन से मेथड के अंदर हम अपने एसेट अकाउंट को इंटरेस्ट से डेबिट करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए, एन्यूटी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, या सर्विस आवर्स मेथड। अब देखिए जी, हमारा जो एन्यूटी मेथड होता है, ये आपको कहते हैं कि आपने पैसा अगर एसेट में ना लगाया होता, बाहर कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता। आप उसको भी अकाउंट फॉर करो डेप्रिसिएशन के अंदर, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, व्हेन अ न्यू पार्टनर गिव्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द। अब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, तो डेबिट तो आप कैश को कर देंगे, बट क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो ऑप्शंस में नहीं है, गुडविल अकाउंट है, इसीलिए इसे ही टिक करते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा जी ऑप्शन नंबर 3 का। ये गुडविल अल्टीमेटली आपके जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इज नॉट शोइंग द फ्लो ऑफ द फंड्स। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। तो फंड फ्लो किसमें नहीं हो रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, कैश में चेंज आएगा, तो फंड फ्लो होगा। फिक्स एसेट आपने परचेज किया शेयर्स को इशू करके। अब इस केस में आपके करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक तरफ फिक्स एसेट परचेज हुए, दूसरी तरफ आपके शेयर्स इशू हो गए, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे नॉन करंट नेचर की हैं, इसीलिए यहाँ पे फंड फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। आप क्रेडिट पे फिक्स एसेट खरीदेंगे या फिर एक नॉर्मल फिक्स एसेट आप खरीदेंगे, तो उसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट होगा, क्रेडिटर्स अराइज होंगे या कैश का आउटफ्लो होगा, और इसीलिए 3 और 4 में भी फंड फ्लो इन्वॉल्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Coming to the next question, which of the following transaction will not be regarded as cash flow? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन में कैश का फ्लो नहीं हो रहा? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया तो कैश का आउटफ्लो होगा, इक्विटी शेयर्स को इशू किया कैश का इनफ्लो होगा, आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब देखो, कैश और बैंक दोनों ही बराबर हैं, इसके अंदर कोई कैश का फ्लो हमें देखने को नहीं मिल रहा। आपका जो कैश और बैंक बैलेंस है वो बराबर ही रह रहा है, इसके अंदर कोई कैश फ्लो हमारे पास नहीं है। प्लांट मशीनरी को बेचोगे तो कैश का इनफ्लो होगा। तो क्लियरली आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन रहा है,
क्योंकि बेसिकली एक मूवमेंट ऑफ कैश है, कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी हैं। एक तरफ आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और दूसरी तरफ उनकी एप्लीकेशंस आपको दे रखी हैं। आप डाउटफुल डेट्स को लेकर प्रोविजन बनाते हो, तो दिस इज एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल, तो ए वाला आपका 1 से मैच होना चाहिए। आप एसेट्स को करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में यहां पे क्लासिफाई करते हो। ऐसा आप क्यों करते हो? आप एज्यूम करते हो कि आपकी जो कंसर्न है वो लंबे समय तक चलने वाली है, कुछ एसेट्स लंबे समय के लिए रहेंगे और कुछ थोड़े समय के लिए रहेंगे, तो ये गोइंग कंसर्न से जुड़ी होगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है। इसके बाद अकाउंटिंग ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर एज एन एक्सपेंस नॉट एन एसेट, तो दिस इज एज पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल, इसे 2 से मैच कर लेंगे। अपेंडिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स डालते हैं ताकि फुल डिस्क्लोजर हो जाए, कोई चीज छूट ना जाए, इसे 3 से मैच कर लेंगे। और ये सीक्वेंसिंग हमारी ऑप्शन नंबर 2 की प्यारे दोस्तों यहां पे बन जाएगी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ द इक्विपमेंट फॉर कैश। आपने इक्विपमेंट खरीदा कैश में, अब आपको बताना है जी इससे क्या होगा, आपके टोटल एसेट बढ़ेंगे क्या? कि इक्विपमेंट तो बढ़ा, कैश कम हो गया, टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आपका 10,000 का इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट बढ़ गया, बट 10,000 का कैश कम हो गया, तो अल्टीमेटली नेट चेंज तो कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया। तो आपके टोटल एसेट्स यहाँ पे अनचेंज्ड रहेंगे, इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Coming to the next question, Mr. A returned goods to XYZ company. Now, which document is to be sent by the company to Mr. A? अब देखो जी, कंपनी ने सामान बेचा था मिस्टर ए को, कंपनी ने क्या किया था, सेल किया था मिस्टर ए को। अब ए ने वापस कर दिया, कंपनी के पास ये सामान वापस आया, तो कंपनी के लिए सेल रिटर्न है। और सेल रिटर्न जब भी होता है प्यारे दोस्तों, यहां पे हम क्या बनाते हैं, हम यहां पे क्रेडिट नोट तैयार करते हैं। क्रेडिट नोट तैयार करते हैं, ए के अकाउंट को पहले जब डेबिट किया होगा सेल के समय, अब क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, उसका जो बैलेंस है अब ड्यू नहीं रहेगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का यहां पे बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वुड रिड्यूस दिस रेशियो। तो अभी हमारी 2:1 की रेशियो है। लेट सपोज करंट एसेट 2 लाख के हैं और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो हमारी 1 लाख की हैं। तो अगर आप मशीन बेचेंगे कैश में, तो देखो इस केस के अंदर आपने मशीन बेच दी और कैश आपके पास आ गया, तो करंट एसेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये रेशियो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ना कि रिड्यूस, तो ये तो नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी अगर आपने कोई पे कर दी, तो अगर आप करंट लायबिलिटी लेट सपोज यहां पे एक 50,000 की करंट लायबिलिटी आप पे कर देते हैं, तो नीचे से भी 50,000 कम होगा और ऊपर से भी 50,000 कम होगा, तो ये 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 3:1 हो गया। ये रेशो आपकी फिर से इंप्रूव हो गई जी, ये रिड्यूस नहीं हुई। इशू ऑफ दी बोनस शेयर्स, आपने बोनस शेयर्स इशू किए, ना ही करंट एसेट पे चेंज आया, ना ही करंट लायबिलिटी पे चेंज आया, तो कोई करंट रेशो पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो तीनों ही केसेस में करंट रेशो रिड्यूस नहीं हो रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो हमारा ट्रायल बैलेंस इनमें से किस एरर से इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको बताना है। परचेज बुक आपने कैरिड फॉरवर्ड करी 100 रुपीज लेस से। अब देखो परचेज बुक आपने 100 रुपीज लेस से कैरी फॉरवर्ड करी है, तो इससे आपका परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम शो करेगा, और इससे ट्रायल बैलेंस आपका एग्री नहीं होगा, अफेक्ट आपका हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पेड वेजेस रुपीज 480 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखो जी, आपने वेजेस 480 पे करी रूम के लिए, तो रूम के अकाउंट में डालना चाहिए था, आपको डेबिट करना चाहिए था, बट आपने क्रेडिट कर दिया वेजेस अकाउंट को, तो डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया। अब इस केस में अगर आपने डेबिट सही कर दिया होता तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आता, बट क्योंकि क्रेडिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस पे फर्क आ जाएगा। क्रेडिट आपने कैश को भी कर दिया और वेजेस को भी कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो परचेज रिटर्न बुक फॉर मार्च 2023 वाज अंडरकास्ट बाय ₹35, तो आपकी परचेज रिटर्न बुक का आपने टोटल कम लगाया, तो ये भी आपके ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल इफेक्ट कर देगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव का यहां पे बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो इनमें से कौन सा एरर
ट्रायल बैलेंस के थ्रू रिवील नहीं होता है, पता नहीं चलता है। कंपनसेटिंग एरर बिल्कुल नहीं पता चलता। ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट, तो आपने एक एक्सपेंस किया उसको एसेट बना लिया, अब डेबिट तो आपने किया ही है तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आएगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, तो आपने राम की बजाय शाम को डेबिट कर दिया, पर डेबिट तो आपने सही किया तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तीनों ही केसेस में आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का बनेगा। चलिए तो अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रूडेंस इज अ कंसेप्ट टू रिकॉग्नाइज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स नॉट लॉसेस। तो प्रूडेंस का जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर हम लॉसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रॉफिट्स को नहीं रिकॉग्नाइज कर लेते पहले, तो गलत है। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखो वैसे तो ये सही लग रही है, बट इसमें ये कैश नहीं आना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आना चाहिए, क्योंकि कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो अगर हमें कोई और ऑप्शन सही नहीं लगता तो इसे चूज कर लेंगे, अगर कोई और सही मिलता है तो उसे ही चूज करेंगे। फिनिश्ड गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। तो फिनिश्ड गुड्स को आप कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ना कि हायर। हम कंजर्वेटिव हैं, प्रूडेंस फॉलो करते हैं, तो हायर पे नहीं वैल्यू करेंगे, तो ये तो गलत है। पेटेंट राइट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। देखो आपके जो पेटेंट्स होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं पर एक एसेट की तरह होते हैं, और ये भी एक रियल अकाउंट की कैटेगरी में ही आपके आ जाएंगे लाइक एनी अदर एसेट, और इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द करंट रेशियो इज 2.5:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.5:1 and working capital is rupees 60,000, calculate current assets and current liabilities। अब देखो जी यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं, जैसे आपको करंट रेशियो बता रखी है, यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आपको बता रखा है 2.5:1 है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपको बता रखा है 60,000 है। तो यहाँ पे हम करंट एसेट्स को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, और ये चीज को हम नीचे वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, और इससे हमें करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है ना वो 40,000 की यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। करंट एसेट्स आपके 1 लाख के हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना चाहिए? हमें करंट एसेट्स निकालने थे और करंट लायबिलिटीज निकालनी थी, जो कि दोनों ही हमने निकाल ली। तो करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। तो हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, क्या वो कैश बुक का पार्ट है, क्या जर्नल का पार्ट है, क्या लेजर अकाउंट का पार्ट है, या फिर एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है? देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे बीआरएस भी बुलाते हैं, अपने आप में एक सेपरेट स्टेटमेंट है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी are partners sharing profits in the ratio of 3:3:1. C retired, the new profit sharing ratio between A and B will be। तो अभी A, B, C है, 3:3:1 का रेशियो है, अभी C चला गया, ठीक है जी, A और B बचे, पुरानी रेशियो में ही शेयर करते रहेंगे 3:3, या फिर इसे 1:1 भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर अपने पास बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए अगला सवाल, when the share of goodwill is brought in cash by a new partner, the method is known as प्रीमियम मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम मेथड, या फिर रिवैल्यूएशन मेथड। अब देखो जब अपना गुडविल का शेयर नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है तो इसे कौन सा मेथड बोला जाता है? इसे प्रीमियम मेथड बोला जाता है, और ऐसे गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के अंदर। और करेक्ट आंसर आप समझ ही गए, ऑप्शन नंबर 1 का यहां पे हो जाएगा। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस? इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होने वाला है? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड प्यारे दोस्तों हमारे पास बेसिकली क्या बनेगी? सेल रिटर्न बनेगी, और सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। कैरेज आउटवर्ड एक खर्चा है, डेबिट बैलेंस होगा। अक्रूड कमीशन, अब अक्रूड कमीशन हमें पता नहीं इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड है यानी कि परचेज रिटर्न है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास यहां पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से पेयर्स को करेक्टली मैच नहीं किया गया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो है, वैसे तो प्लांट का सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, बट इसका जो लॉस है इसकी एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करी जाती है। तो अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेमेंट्स, तो पेटेंट्स को अमोर्टाइज किया, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट्स में ऐड बैक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग से लिंक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स का अगर आप बायबैक कर रहे हैं, देखो शेयर्स बेसिकली आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, तो अगर आप इशू कर रहे हैं या बायबैक कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए, ना कि इन्वेस्टिंग में। तो ये वाला करेक्टली मैच नहीं होगा, ऑप्शन 3 वाला। अगला इशू ऑफ दी बोनस शेयर्स, तो अगर आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो यहाँ पे इसके अंदर देखो वैसे तो कोई कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी डाल दी है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, तो फिलहाल बेस्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 का ही बन रहा है, तो इस ऑप्शन नंबर 3 को ही हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। Coming to the next question, at the time of preparing final accounts, outstanding wages appearing outside the trial balance will be shown. देखो अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर खड़ी हुई हैं। देखो जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर खड़ी हुई है उसका दो जगह पे एडजस्टमेंट करना होगा। एक तो आपके ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा और दूसरा आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी वेजेस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में भी अपनी लायबिलिटी इसे शो करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों हो जाएगा। Coming to the next question, Mr. A is a property dealer having 6 office buildings worth rupees 2 crores to sell. This amount will be shown as dash in the balance sheet. तो प्रॉपर्टी डीलर है जी, प्रॉपर्टी डीलर के लिए जो प्रॉपर्टी उसके पास पड़ी हुई है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी हिज इन्वेंट्री, जो वो बेचने के लिए रखा हुआ है अपने पास। तो इन्वेंट्री आपकी जो रहती है दैट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, फिक्स एसेट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि इन्वेंट्री में आ जाएगा ये, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहां पे हमारा बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम और लॉस इफ द कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ₹1000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्रॉइंग इज ₹5000 एंड फ्रेश कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ऑफ ₹1000। अब देखिए जी, अगर मैं बात करूं अपनी क्लोजिंग कैपिटल की तो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल जो हमारी थी उसमें अपने प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं, उसमें फ्रेश कैपिटल को ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अपनी ड्राइंग्स को। ठीक है, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चीजें बता रखी है, हमें यहाँ पे बता रखा है कि आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है 1000 से, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल अगर मैं कहूं तो ये 1000 मेरे को यहाँ पे दे रखा है जी। अब ये 1000 मेरे को दे रखा है और बाकी चीजों की अगर मैं तरफ देखता हूं यहाँ पर बाकी चीजें क्या दे रखी हैं, प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे निकालना है वो नहीं दे रखा, फ्रेश कैपिटल मेरे को दे रखी है यहाँ पे 1000 की और ड्राइंग्स दे रखी हैं 5000 की। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉफिट प्यारे दोस्तों यहाँ पे 5000 का सीधा सीधा निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर अपने पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। A retiring partner will not be liable for liabilities incurred by the firm after his retirement. तो देखो रिटायरमेंट के बाद अगर फर्म को लायबिलिटीज इनकर कर रही है तो फिर वो लायबल यहाँ पे नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, ये स्टेटमेंट सही है, इसका उल्टा सही नहीं होता। इन पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ये भी सही है। ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तो ये वाली गलत है जी। डिसोल्यूशन के समय जो आपका कैपिटल अकाउंट है, सॉरी गुडविल अकाउंट है, आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं लाइक एनी अदर एसेट, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे सवाल है हमारे पास, राम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम वर्थ ₹4000, तो राम ने श्यामन से सामान खरीदा 4000 रुपए का और पेमेंट नहीं करी, उसके बदले एक बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे उसे पकड़ा दिया। अब श्याम के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया एंड श्याम एंडोर्सेस द सेम टू मोहन, श्याम ने कोई पेमेंट करनी होगी मोहन की, उसको दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब गड़बड़ क्या हुई, एट मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड, हमें जर्नल एंट्री बतानी है ऑफ बिल डिसऑनर्ड इन द बुक्स ऑफ श्याम।
अब देखो शाम को यहाँ पे ये बिल ऑफ एक्सचेंज किससे मिला था, राम से मिला था। अब बिल डिसऑनर हो गया तो यहाँ पे बिल तो खत्म हो गया, बट वो इसके पैसे जो है किससे रिकवर करेगा, राम से रिकवर करेगा, राम को डेबिट करेगा। अब उसने ये इंडोर्स किया था मोहन को, अब मोहन को इससे पेमेंट तो मिली नहीं, तो मोहन को पेमेंट इसे भी दोबारा से करनी पड़ेगी, इसको एज अ क्रेडिटर इसे खड़ा करना पड़ेगा, तो मोहन को यहाँ पे ये क्रेडिट करेगा। तो राम डेबिट टू मोहन आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Coming to the next one, which of the following pairs is not correctly matched? अब देखो यहाँ पे आपको इंड एएस दे रखे हैं, तो अब वो जमाने गए जब आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैचिंग पूछी जाती थी, अब आपसे इंड एएस की मैचिंग पूछी जा रही है। पूछ रहा है कि कौन सा गलत मैच्ड है। देखो हमारे पास इंड एएस 2 इन्वेंट्री का है, 12 इनकम टैक्स का है, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का है। जो 23 वाला जो इंड एएस है ना, वो आपका बोरोइंग कॉस्ट से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे अपने पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। अब परचेज बुक आप मेंटेन करते हैं, क्या रिकॉर्ड करने के लिए बताइए जी। कैश परचेजेस को करते हैं, नहीं करते। क्रेडिट परचेजेस को करते हैं, हाँ करते हैं। ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आती है। पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। अब देखो सारी क्रेडिट परचेजेस आती है बट केवल गुड्स की आती है, तो सेकंड वाले से ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन है, और इसीलिए फोर्थ वाला ही यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एसेट्स ऑफ एक्स ऑन 31st December 2022 वर रुपीज 1 लाख। हिज लायबिलिटीज वर, क्रेडिटर्स हमारे पास थे 10,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट था 8,000 का, बिल पेबल 9,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000 की। हमें इसकी कैपिटल निकालनी है। देखो कैपिटल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सीधा सीधा। एसेट अपने को 1 लाख दे रखे हैं, अब 1 लाख में से ये सारी लायबिलिटीज को घटा दो। कितनी लायबिलिटीज है, 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4, तो टोटल 31,000 की लायबिलिटीज है। तो आपकी कैपिटल 69,000 की यहां पे बनेगी। आंसर हमारे पास यहां पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। Coming to the next question, assets in the balance sheet are shown at cost less depreciation rather than their replacement cost because of which of the following accounting concept? देखो अपने जो एसेट्स होते हैं हम उनको कॉस्ट पे शो करते हैं, हम उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू पे शो नहीं करते। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने एसेट्स को बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, ये लंबे समय तक बिजनेस में यूज होने वाले हैं, और हमारा जो बिजनेस है ये भी अज्यूम किया जाता है कि लंबे समय तक ही चलने वाला है, एंड दिस इज एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। करेक्ट आंसर अपने पास जो बनने वाला है ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों यहां पे बन जाएगा। Coming to the next one, which statement is true regarding the scope of bookkeeping and accounting? Bookkeeping has narrower scope than accounting. तो बिल्कुल जी, bookkeeping जो है accounting का एक पार्ट होता है, accounting broader scope है, bookkeeping narrower scope है। सेम स्कोप नहीं है, accounting का narrow नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 का यहां पे बन जाएगा। Coming to the next question, the current ratio of AB Limited is 2:1. Quick ratio is 1.8:1. If the current liabilities are rupees 80,000, then the value of stock will be. अब देखो यहाँ पे हमारे पास करंट लायबिलिटीज 80,000 की हैं और करंट रेशो यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 2:1 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 80,000 डाल दोगे तो इससे करंट एसेट्स आपके 1,60,000 के आ जाएंगे। ऐसे ही क्विक रेशो आपकी क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज आपको दे रखी है 1.8:1 की। तो क्विक एसेट्स को अगर आप सॉल्व करोगे 80,000 इंटू 1.8 करोगे तो ये हमारे पास 1,44,000 निकल कर आएगा। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस है प्यारे दोस्तों वो हमारे पास इन्वेंट्री होगी, स्टॉक होगा, और ये डिफरेंस हमारे पास 16,000 का है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहां पे हमारा बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। यहाँ पे हमने आरपीएससी, एबीएसटी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सवाल आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि ये सवालों से आपको क्लैरिटी मिला होगा कि इस एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।